डिस्कस करने वाला हूं सर हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। अब देखिए, ये साहब हेनरी फेयोल है, ये मैनेजमेंट गुरु है। मैं इनको प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, क्योंकि जो प्रिंसिपल इन्होंने 100-150 साल पहले दिया है, आज भी हम इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किए जा रहे हैं। और जो मैनेजर्स इनको अच्छी तरह से समझ के अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई करता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये तो मैनेजर्स की बात हो गई, लेकिन अब मैं आता हूँ आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें अगर आप पढ़ते हो अच्छे से इसकी समझ हो जाती है, तो इससे रिलेटेड जो केस स्टडीज आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बताता हूं मैं आपको इनके 14 प्रिंसिपल्स। ये अब आइए मैं आपको बताऊं हेनरी फेयोल साहब का पहला प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को समझेंगे हम लोग जरूर, लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज करो आपकी स्कूल की मैं बात करता हूं, तो आपके स्कूल में जो आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल साहब का क्या एम है? व्हाट इज द एम ऑफ योर स्कूल? टू डिपार्ट गुड एजुकेशन, टू डिलीवर गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। अब उस एम को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने क्या किया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स अपॉइंट कर लिया, है ना। बायोलॉजी के लिए अलग टीचर, मैथ्स के लिए अलग टीचर, फिजिक्स के लिए अलग टीचर, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर। अब तुम जरा उस माहौल को दिमाग में ले आओ कि अगर सपोज इन सारे सब्जेक्ट्स को कोई एक ही टीचर पढ़ाता तो कैसा माहौल होता? सब हैपेजर्ड हो जाता। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, यानी बायोलॉजी के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग। ठीक है, इससे क्या हो गया कि काम करने का जो इफिशियंसी है टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, दोनों का बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। अब इससे दूसरा फायदा क्या हुआ? जो बायोलॉजी पढ़ा रहे टीचर, वो हर रोज उनका वही काम है कि रोज आओ और बायोलॉजी पढ़ाओ बच्चों को। इससे वो बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट हो गए। तो हेनरी फेयोल साहब ने यही चीज कहा, सबसे पहले कहा द एंटायर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड ट्रेन्ड वर्कर्स आर आस्क्ड टू डू ओनली दैट पार्ट ऑफ द वर्क व्हिच दे कैन परफॉर्म मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, जैसे बायोलॉजी पढ़ाने के लिए मैंने उसी टीचर को अपॉइंट किया जो बायोलॉजी में पीएचडी किए हुए, तो वो एफिशिएंटली उस काम को कर रहे हैं। मैथ्स के लिए मैंने उसी को अपॉइंट किया जो मैथ्स में पीएचडी किए हुए। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और इससे फायदा क्या हुआ? देखिए फेयोल साहब ने क्या बोला, दिस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। वो अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हो गए। तो ये था पहला डिवीजन ऑफ वर्क। अब आइए हेनरी फेयोल के दूसरे प्रिंसिपल पे, वो है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक साथ चलने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर दोनों को अलग कर दो तो दोनों का काम बेकार हो जाता है। तो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, ऑथोरिटी मींस गिविंग ऑर्डर्स एंड ऑब्टेनिंग ओबीडियंस। ऑथोरिटी का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना और ऑब्टेन ओबीडियंस, और वहां से उसका रिस्पॉन्स लेना। ठीक है, वेयरएज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द आउटकम ऑफ ऑथोरिटी। जहां पे ऑथोरिटी रहेगा वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं। सपोज आपने अपने सुपरवाइजर को ये ऑर्डर दिया कि भाई इस महीने तुम जो है 20,000 पेन्स का प्रोडक्शन करके दिखाओ। आपका पेन का फैक्ट्री है, आपने उसको ऑर्डर दिया, इस महीने 20,000 पेन का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। अब सुपरवाइजर को आपने ऑर्डर तो दे दिया, साथ साथ आपको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। कि क्या अथॉरिटी देना पड़ेगा? कि भाई तुम जो है ये लेबर्स, तुम्हारे अंडर जो लेबर्स है जिससे तुम प्रोडक्शन कराओगे, मैं तुमको अथॉरिटी दे रहा हूं कि लेबर का मामला तुम सलट लेना। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे काम कराना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम ये अथॉरिटी सुपरवाइजर को दे देते हो तो वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अराइज होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा और आसानी से अपना काम को पूरा करके दिखा देगा। और आसानी से काम को पूरा करके दिखा देने का मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। तो आपने देखा ना, जहां पे आप अथॉरिटी दोगे वहां से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल करके आएगा। इसीलिए कहा जाता है बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मूव होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब आइए देखते हैं हेनरी फेयोल साहब का जो तीसरा प्रिंसिपल है, वो है डिसिप्लिन यानी अनुशासन।
फेयल साहब का सीधा कहना है, बहुत आसानी से उन्होंने कहा कि देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और सक्सेसफुली रन कराना है तो हर एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है सभी को ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक भी आदमी अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानिकारक होता है। दूसरा चीज उन्होंने सुपीरियर्स और उनके नीचे वाले लेवल के बारे में बताया कि इनके बीच में जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि सुपीरियर्स क्या काम कर रहे हैं ये नीचे वालों को पता होना चाहिए, नीचे वाले लोग क्या काम कर रहे हैं ये सुपीरियर्स को पता होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन all the levels, top, middle and lower levels। अब आइए बात करता हूं फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, वन बॉस, है ना। यानी देखिए अगर ऑर्डर देने वाला कोई एक ही रहे तो वर्कर्स उसी के ऑर्डर को पालन करता है। अगर ऑर्डर देने वाला 2-3 रहे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाता है और फिर उस कंफ्यूजन से कन्फ्लिक्ट तैयार होता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं कर पाता है। इसलिए फेयल साहब ने बोला कि एट ए टाइम देयर शुड बी वन बॉस ओनली, और इसको हम लोग कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। एक ही बॉस से वर्कर्स को ऑर्डर मिलना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्बेंसेस एक्सेट्रा। क्लियर। अब आते हैं नंबर 5, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड गो टू द सेम डायरेक्शन, इनटू द सेम डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो हर एक मेंबर को, चाहे वो मैनेजरियल लेवल का हो चाहे वर्कर्स हो, सबके आंखों में बस वही दिखना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी दिशा में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने से पहले हम दूसरा ऑब्जेक्टिव बना ले और उस दिशा में अपने आप को मोड़ ले, तो फिर हम कभी भी अपना ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन नहीं करा पाएंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल। फिर आते हैं हम लोग नंबर 6 में, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी कंफ्यूजिंग है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं इसको आसान कर देता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट कंसर्न, वो क्यों इतना अनसक्सेसफुली रन कर रहा है? क्योंकि वहां पे लोग कभी भी, लोगों का अभी भी मेंटालिटी यही है वहां काम करने वाले लोगों का कि ये तो सरकारी है, ये मेरा निजी नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे वहां बहुत ज्यादा करप्शन भी होता है, यानी लोग अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, ना कि सरकार के बारे में सोचते हैं। उसको सिर्फ अपना फायदा दिखता है और अपने फायदे के लिए अगर उसे गलत काम भी करना पड़े तो वो कर लेता है। तो यही फेयल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। पहले ग्रुप इंटरेस्ट आता है, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट आता है। अब आते हैं हम लोग नंबर 7, दैट इज रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। इसका मतलब है वर्कर्स शुड बी पेड फेयर वेजेस रेगुलरली। फेयर वेजेस मतलब रीजनेबल वेजेस, ठीक है ना। वर्कर्स तुम्हारे लिए दिन भर मेहनत कर रहा है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है। अब तुम वर्कर्स का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है, वर्कर्स छोड़ के चला जाएगा तो फिर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन वही का वही रुक जाएगा। इसलिए जरूरी है फेयल साहब के अनुसार कि आपको उसे फेयर वेजेस यानी रीजनेबल वेजेस समय समय पे देना पड़ेगा। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हर साल उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा आपको वर्कर को देना पड़ेगा एज अ बोनस। दिस इज फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। अब आते हैं नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, एक छोटी सी दुकान है आपके मोहल्ले में। अब उस दुकान में अकेला मालिक है, वो खुद दुकान चला रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो यानी सारा पावर डिसीजन मेकिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक सारा पावर उसके अपने हाथों में है। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अंडरस्टैंड, जब पावर सारा अथॉरिटी एक ही इंसान के पास हो या फ्यू, मान लो 2 या 3 इंसान के पास हो, तो हम लोग उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। दैट इज व्हेन डिसीजन मेकिंग इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अब जैसे ही तुम्हारे मोहल्ले का वो जो दुकान था, अब उसने 10 जगह अपना ब्रांच खोल दिया,
अब बताओ उसको क्या करना पड़ेगा। अब अकेले अपने पास सारा अथॉरिटी रखेगा तो दुकान चलेगा ही नहीं, सारा ब्रांचेस ठप हो जाएगा। तो उसको हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, वो लोग सारा उस सारे दुकान को संभालेंगे। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने अपना पावर को बिखेर दिया, है ना, अपना जो पावर था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, रिमेंबर। अब आइए बात करता हूं नंबर 9, दैट इज स्केलर चेन का। स्केलर चेन का मतलब होता है, ये दर्शाता है कि जो कम्युनिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन का फ्लो किस तरह से होता है। तो ये एक वर्टिकल फ्लो है। आप देखिए जो एक सुपीरियर लेवल है वो ए को कम्युनिकेट करता है, फिर ए बी को कम्युनिकेट करता है, बी सी को कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। इस तरह से सुपीरियोरिटी मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि सबको पता रहता है कि मुझे कम्युनिकेट करना है अपने सुपीरियर को, और सुपीरियर को पता होता है कि मुझे कम्युनिकेट करना है अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। लेकिन फेयोल साहब ने एक चीज और भी कहा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसने एक नया टर्म निकाला, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब है कि इमरजेंसी के समय हो सकता है मुझे ये चेन तोड़ना पड़े, और मैं छलांग लगा के, जैसे सपोज करो ए है तो सीधे सी को कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर सी है तो सीधे ए को कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। और बेसिकली उसने गैंग प्लैंक में एक टर्म जोड़ा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी जैसे सी के साथ एफ का कम्युनिकेशन, ठीक है, ये अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो इन इमरजेंसी अगर सी को इस डिपार्टमेंट में कोई बात पहुंचाना है तो फॉर्मली अगर देखो तो कैसे पहुंचेगा, सी बी से कहेगा, बी ए से कहेगा, ए एक्स से कहेगा, फिर एक्स यहाँ डी से कहेगा, फिर ई से कहेगा, फिर एफ से कहेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी का समय हो तो सी सीधे एफ के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू फेयोल वी कॉल इट गैंग प्लैंक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर 10। नंबर 10 में क्या है, ऑर्डर। फेयोल का ये 10th प्रिंसिपल। ऑर्डर मतलब सब चीज सही समय पे अवेलेबल रहना। मान लो अभी मुझे एक नया ऑर्डर मिल गया हमारे कंपनी को कि भाई 10 दिन के अंदर आपको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके हमें देना है। अब उस समय मैं गोडाउन में सर्च कर रहा हूं तो मेरे पास इमरजेंसी स्टॉक है ही नहीं है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि मेरा सब चीज ऑर्डर में है, ठीक है। ऑर्डर मतलब कि सारा चीज सही समय पे सही जगह अवेलेबल हो जाना, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑर्डर। फिर आते हैं हम लोग इक्विटी। नंबर 11 जो उनका प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। इक्विटी में फेयोल साहब कहते हैं कि ना भाई, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वर्कर आपके लिए अभी वर्दी नहीं है आप उसको निकाल दो, और या फिर उसको आप तवज्जो मत दो, और जो वर्कर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है आप उसको ज्यादा फैसिलिटीज दो एंड ऑल दैट। तो फेयोल साहब ने कहा सभी का इक्वल सम्मान होना चाहिए, सभी का इक्वल दर्जा होना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं इक्विटी। और फिर 12th नंबर में उसने कहा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी जो आपके यहाँ एम्प्लॉइज हैं वो उनको ये एहसास दिलाओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सुरक्षित है, स्टेबल है। आप उसको ऐसा वो भयभीत उनको मत करो कि हाँ तुम ये काम गलत करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, फिर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। अब आइए 13 प्रिंसिपल की बात करता हूं, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट शुड कॉन्स्टेंटली एनकरेज दी वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली एनकरेज करना चाहिए कि आप भी अपने तरफ से कुछ नया तकनीक सोचिए काम करने का। ऐसा नहीं कि आप जो है स्टैटिक रहिए, जो आपका सुपीरियर कहेगा उसी प्रोसेस से आप करो, वो तो आप जरूर करोगे, लेकिन आपके अंदर भी अगर कोई प्रतिभा है, कोई स्किल है, कोई नई सोच है, तो आप जरूर ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी सुपीरियर को बताइए। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। द मैनेजमेंट शुड एनकरेज the workers to think and put forward a better way of doing a job। उसके बाद सबसे अंत में है स्पिरिट दी कॉर्प्स। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, टीम वर्क। जहां पे देखो कोई भी ऐसा काम हो जहां पे 10 लोगों की जरूरत है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, वहां पे टीम स्पिरिट होना जरूरी है। टीम स्पिरिट का मतलब सबके बीच एक भाईचारा होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, इसे हम टीम स्पिरिट कहते हैं। अगर उस ग्रुप में एक भी आदमी थोड़ा सा, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, खच्चड़ प्रकृति का हो, तो एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर सकता है ना। तो इसलिए ये जरूरी है देखना फेयोल साहब के अनुसार कि उस ग्रुप में
सभी के बीच भाईचारा बनी रहनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल।